हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 10 है ये, और इसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में जितना भी कंटेंट है सारा पॉइंट्स में है, हेडिंग है इंपॉर्टेंट, प्लस हाईलाइटेड है, जिससे आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। और मैं साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताते चलूँगी। और इस तरह की और वीडियोस भी इस चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप जब भी मेरे चैनल पे आया करिए तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे विजिट किया करिए। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एक चीज़ और, जिस तरह से माई ऑनलाइन क्लासरूम साइंस चैनल है उसी तरीके से माई ऑनलाइन क्लासरूम सोशल साइंस चैनल भी है, जहाँ पे आपको आपके हिस्ट्री, सिविक्स और जोग्राफी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स के नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उस चैनल को भी विजिट करिए, मैं आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो वो भी आपको सेम, आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइए, आपको सारे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम ही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस तरह से ये एडेप्टेशन, किस तरह से इनका हैबिटेट होता है, किस तरह से किस तरह से एक तरह से जैसे हम लोग हैं एक जगह रहते रहते किस तरह से हम एकदम उस जगह पे रहना पसंद करते हैं, हम हैबिचुअल हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे और उनके सराउंडिंग्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे अर्थ में, हर जगह वो रहते हैं, एवरीवेयर दे लिव। अगर आप देखो, ओशंस में रहते हैं, डीप इनसाइड में, नो जहाँ पे लाइट तक नहीं पहुँच पाती, बहुत पूरा अंधेरा रहता है। प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो डिफरेंट प्लेसेस पे आपको मिल जाएंगे, जगह जगह रहते हैं, और वो धीरे धीरे उसी जगह को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक तरह से उनको आदत पड़ जाती है उन जगहों पे रहने की, और अपने शरीर को वो उसी तरीके से ढाल लेते हैं। एवरीथिंग, जिस तरह से सराउंडिंग आप देखो, अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म, तो हर तरह की सराउंडिंग और जो कि ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रही है, तो उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी हमारे चारों तरफ का कैसा वातावरण है जिसमें हम रह रहे हैं, तो वो हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, एक्चुअली वो हमारा इन्वायरमेंट है। आप इसमें एक चीज़ और आपको पढ़नी, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? जब हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द इन्वायरमेंट, यानी हम जब इस चीज़ की पढ़ाई करते हैं कि लिविंग थिंग्स और उनके इन्वायरमेंट जहाँ वो रह रहे हैं, उनके चारों तरफ का जो वातावरण, उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, तो उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। लिविंग और जो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उनमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। देखिए, दो टर्म्स हैं, लिविंग, नॉन लिविंग। इसी को आप कंपेयर करिए, लिविंग और बायोटिक सेम होता है। बायोटिक मीन्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, और एक होता है नॉन लिविंग और एबायोटिक, इट मीन्स आपकी नॉन लिविंग की बात हो रही है, जिसमें जान नहीं होती। ठीक है, तो ये इसी तरह से आप देख सकते हो कि जो लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उनमें आपके बायोटिक और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट वो बनाते हैं। इसके साथ ही जो नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल टेम्परेचर एक्सेट्रा आते हैं, वो आपके एबायोटिक और फिजिकल इन्वायरमेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, हम उन फैक्टर्स के बारे में भी जानेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो उस एरिया में पाए जाते हैं। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मिलके एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। सिटीज़ और विलेजेस जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, वो एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है। अब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शंस, यानी जो बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। जो लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो मिलके एक बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं, इन्वायरमेंट को बनाते हैं, जो कि 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड करने वाले हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपना खाना जो है वो ऑब्टेन करते हैं। जैसे पहला है प्रोड्यूसर्स, तो ये आपने बहुत पहले भी प्रीवियस चैप्टर्स और प्रीवियस क्लासेस में इस चीज़ों को पढ़ा है, तो ऐसा नहीं बहुत आपको लर्न करना पड़े, बस आपको एक बार समझना है, और यहीं से आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो प्रोड्यूसर्स का मतलब ये है जो चीज़ों को खुद प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो देखिए, जो ग्रेन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स उनको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और साथ ही वो दूसरों को भी एक तरह से भोजन प्रदान करते हैं, तो वो एक तरह से प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स हमने पढ़ा ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की मदद की से वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसी वजह से उन्हें प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स भी कहा गया है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप का मतलब होता है फूड। तो अपना खाना खुद बना लेना, इसी वजह से प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ज्यूमर्स। कॉन्ज्यूमर्स का मतलब है कंज्यूम करना है, यानी वो खुद नहीं बनाते पर दूसरे से लेके कंज्यूम करते हैं चीज़ को। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह दो
कि अपने खाने के लिए वो प्लांट्स पे निर्भर हैं, तो उन्हें हम कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते। जैसे ऑल एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद है हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस शाकाहारी एक तरह से बोल सकते हो आप। तो सच काउज हैं, डीर है, गोट्स हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं और डायरेक्टली अपने फूड को प्लांट्स की से डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। इस तरह के एनिमल्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोरस। आपको पता है कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं और ये इनडायरेक्टली वे पे प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, क्योंकि ये इसलिए इनडायरेक्टली बोला गया क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर यानी काउ, डीर और गोट जो है वो प्लांट्स को खा रही है और उनको जो काउ, डीर और गोट्स हैं उनको ये टाइगर और वुल्व्स खा रहे हैं। तो इस तरह से ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं। इसके बाद है ओमनीवोरस। तो इस ओमनीवोरस में ऐसे एनिमल्स आ रहे हैं जो कि प्लांट्स को भी खा रहे हैं और एनिमल्स को भी खा रहे हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, बेयर्स हैं, क्रोज हैं, ये कंज्यूम करते हैं बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को। इसी वजह से इनको ओमनीवोरस कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पहले से पता भी है। इसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या है, नाम से समझिए, डीकम्पोजर्स यानी किसी चीज़ को नष्ट करना, डीकम्पोज करना। तो देखिए बैक्टीरिया और फंगी ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म से बहुत छोटे होते हैं, नज़र नहीं आते हैं हमें। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें कहते हैं क्योंकि इतने छोटे होते हैं, क्योंकि इनको माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखा जाता है। और ये क्या करते हैं, जितने भी डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको ये खाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से उनके कंज्यूमर्स हैं। इसके बाद आते हैं और एक तरह से साफ़ सफाई भी रखते हैं, क्योंकि कोई भी डेड एनिमल है तो अगर वो ख़राब होता है एकदम, अगर उसकी बॉडी नष्ट नहीं होती, डीकम्पोज धीरे धीरे होती है, तो डीकम्पोज ये बैक्टीरिया वायरस ही करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी एकदम फिनिश हो जाती है। तो एक कह सकते हो वातावरण भी जो है वो क्लीन रहता है। अदरवाइज बहुत स्मेल आएगी जिससे कि जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेक्शंस अमंग बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनमें किस तरह का इंटरेक्शन है वो देख लेते हैं। तो एनिमल्स बिल्कुल डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फूड, ऑक्सीजन और शेल्टर के लिए। सम अदर थिंग्स जैसे ह्यूमन जो पौधों से हमें प्राप्त होता है वो है मेडिसिन्स, मसाले, स्पाइसेस हैं, वुड है, टिम्बर है, रबर है, कॉटन, जूट, वो हमें बहुत सी चीज़ें पौधों से मिलती हैं, पेड़ों से। प्लांट्स जो हैं डिपेंड ऑन एनिमल्स। और प्लांट्स जो हैं वो किस बात पे डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे। देखिए हर कोई किसी न किसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है और प्लांट्स भी कुछ कामों के लिए एनिमल्स पे डिपेंड है। तो प्लांट्स रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, यानी एक पौधे से नया पौधा बनाने के लिए पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। तो उस पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, जो कि प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड द इंटरेक्शंस विद बायोटिक कंपोनेंट्स। यानी जब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, तो कैसा होता है। तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं in a habitat share the abiotic components such as air है, water, soil, temperature, sunlight. There is a constant interaction between the two. तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि सब मिलजुल के आपस में कहीं ना कहीं मिलजुल के रह ही रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं, तो रिश्ता एक तरह से इंटरेक्शन तो हो ही जाता है, इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो वर्ड इकोलॉजी है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीस कंट्री का, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये। ओक्यूस वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है हाउस और प्लेस टू लिव इन। तो इकोलॉजी का मतलब ये ऐसा घर या प्लेस जहाँ आप रह रहे हो। तो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे एक अर्नेस्ट हैकेल, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया 1869 में, ये याद रखेगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हैबिटेट क्या है, तो लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग थलग कहीं रहें और वो जिंदा रहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। उनको कहीं ना कहीं वो डिपेंड होते हैं दूसरे पे, तो वो आइसोलेटेड वे में रह ही नहीं सकते। आइसोलेशन का मतलब होता है एकदम अलग थलग, ना वहाँ से कोई आ सकता है ना वहाँ कहीं कोई जा सकता है। तो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं कि वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, फूड के लिए नहीं बल्कि और बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी। सेवरल लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक तरह के प्लेस पे रहते हैं जिसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट देखिए एक लिविंग एरिया और हैबिटेट होता है, और ये जो वर्ड हैबिटेट है जिसका मीनिंग ही है लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स के लिए एक लिविंग प्लेस है वो। ये जो एक नेचुरल लिविंग प्लेस है ऑर्गेनिजम्स के लिए, कोई ऐसा नहीं कि इंसानों ने बनाया है, ये कि नेचुरली कुदरती मिला है। इस हैबिटेट में देखिए ऑर्गेनिजम्स को फूड, शेल्टर, रहने की जगह, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो बेस्ट सूटेड होती हैं उनके सर्वाइवल के लिए, ब्रीड के लिए, आगे अपनी जनरेशन बनाने के लिए और फ्लरिश करने के लिए वो उनको प्राप्त होता है नेचुरली। ऐसी प्लेस जहाँ पे सारी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हों, जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इजली रह सकता है,
सर्वाइव कर सकता है, ब्रीड, फ्लॉरिश कर सकता है, उस प्लेस को हम एक्चुअली में हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ हैबिटेट होते हैं अर्थ पे, दो तरह के हैं। एक है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर हैबिटेट्स, यानी जो पानी में एक आपको हैबिटेट मिल रहा है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो रह रहे हैं, जिन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स कहते हैं। सेकेंड है टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट्स, यानी एक ऐसा वातावरण, ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स रह रहे हैं जो ज़मीन पे रह रहे हैं, ठीक है, और उनके लिए वो एकदम परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे वो इजिली रह पा रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पहले एक्वेटिक के बारे में। तो देखिए, जो मैराइन हैबिटेट होता है वो रेफर करता है सॉल्ट वाटर हैबिटेट से, जो कि सीज और ओशंस में मौजूद होता है। इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मैराइन हैबिटेट्स में रहते हैं, जिस वजह से हम उन्हें मैराइन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसमें वेल्स, शार्क्स, सी टर्टल्स और सीवीड्स आते हैं। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स देख लेते हैं। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स जैसे लेक्स हैं, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम हैं, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हैं। इसमें बहुत अलग अलग तरह के भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं, जैसे फिश है, वाटर बग्स है, वाटर लिलीज हैं। तो इस तरह से कुछ पौधे भी हैं, जैसे वाटर लिली प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। और इसी तरह से नेक्स्ट है कोस्टल हैबिटेट। देखिए, कोस्टल हैबिटेट रेफर करता है उस रीजन से जहाँ पे सी जो है मीट्स लैंड, यानी सी जो है वो लैंड से मिलता है। तो इस तरह से देयर आर अ वैरायटी ऑफ कोस्टल हैबिटेट्स आपको मिल जाएगा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इसके बाद देखिए एस्टूरीज। एस्टूरीज क्या है? एस्टूरीज एक कोस्टल रीजन है जहाँ पे रिवर और स्ट्रीम जो है उसमें फ्रेश वाटर एक तरह से रहता है। तो आप कह सकते हो जहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है सॉल्टी वाटर ऑफ द सी से, तो उस जगह को हम एस्टूरीज बोलते हैं। और ये पानी की ही जगह होती है जहाँ पे कुछ एनिमल्स बहुत अच्छा उनको हैबिटेट लगता है, वो उनके लिए परफेक्ट जगह होती है जहाँ पे फ्रेश वाटर एकदम सॉल्टी वाटर से मिलता है समुद्र के। तो इसमें क्रैब्स, ऑयस्टर्स, सीवीड्स और मैंग्रोव्स जो प्लांट्स हैं, सीवीड्स और मैंग्रोव्स प्लांट्स हैं एक्वेटिक, तो वो इजिली यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, यानी ज़मीन पे। तो लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वो लैंड पे पाए जाते हैं। लैंड ऑर्गेनिजम्स को हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। डेजर्ट हैबिटेट्स पे आपको बहुत कम बारिश मिलती है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, ड्राई होता है। जो एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं वो उसी तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। कैमल्स, रेड्स, स्नेक्स और कैक्टिन प्लांट्स जो कैक्टस प्लांट्स हैं वो वहाँ पाए जाते हैं। ग्रासलैंड हैबिटेट्स गेट मॉडरेटेड, जहाँ पे घास के मैदान होते हैं वहाँ पे बहुत बारिश होती है, और वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाते हैं वो हैं ज़ेब्रास, जिराफ्स, डीर, लायंस और बहुत सारी ग्रासेस वहाँ पाई जाती हैं। और ये इसलिए पाए जाते हैं जानवर वहाँ पे क्योंकि ग्रासेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको इस तरह के एनिमल्स खाते हैं और उन एनिमल्स को खाने के लिए भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं। रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स देखें तो वो हॉट और वेट और साथ ही बहुत बारिश भी वहाँ होती है। इस तरह के हैबिटेट में आपको मंकीज, स्नेक्स, टाइगर्स और साथ ही बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे भी मिल जाएंगे। टुंड्रा और पॉलर हैबिटेट्स जो हाइट के अकॉर्डिंग, टुंड्रा शब्द आपने पढ़ा होगा, सोशल साइंस में है, तो एक परफेक्ट हाइट पे, एल्टीट्यूड पे टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है। तो ये पोलर हैबिटेट्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि पोलर साउथ पोल और नॉर्थ पोल के तरफ का एरिया ये होता है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, सूरज की डायरेक्ट रेज वहाँ नहीं पड़ती, इस वजह से हमेशा वहाँ बर्फ़ भी रहती है। तो ये एरिया बहुत ठंडे होते हैं। यहाँ पे भी पोलर बेयर्स, रेनडियर, पेंगुइन्स और अदर तरह की जो ग्रासेस हैं वो पाई जाती हैं। देखिए, इन पॉइंट्स में जहाँ भी मैं आपको एग्जांपल बताई वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का ही दिया हुआ है कि किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। अब ये जहाँ भी जो भी जानवर रहते हैं तो उसी तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं। माउंटेन हैबिटेट्स देखने तो ये काफ़ी ऊपर होते हैं लैंड के कंपेरिजन में, और माउंटेन हैबिटेट्स भी बहुत ठंडे और विंडी होते हैं, हवा बहुत चलती है वहाँ पे। एडेप्टेशंस देख ले तो यही चीज़ है कि हर एक एनिमल धीरे धीरे वहाँ रहते रहते उसका आदी हो जाता है। जैसे कैमल ले लीजिए, तो डेजर्ट एरिया में इतनी कम पानी होता है कि वो उस हिसाब से रहना सीख जाता है। इसी तरह से अब जब वहाँ का एडेप्टेशन हो गया तो वो रेन फॉरेस्ट में आपको ईजिली नहीं मिलेंगे कैमल, और फिश जिस तरह से अडेप्टेड है पानी में रहने के लिए तो वो लैंड में नहीं रह पाती। तो यही एडेप्टेशन है कि आदत पड़ जाना। एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट हैबिटेट्स, जैसे अगर डेजर्ट हैबिटेट का देखें तो प्लांट लाइफ कैसे होती है डेजर्ट एरिया में, तो डेजर्ट एरिया में आपने देखा होगा टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पानी बहुत कम होता है, तो उसी तरीके से प्लांट्स भी वहाँ पाए जाते हैं। वहाँ पे आपको मोस्टली ऐसे प्लांट्स पाए मिलेंगे जिनकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं। रूट्स इसलिए लंबी होती हैं क्योंकि नीचे पानी की तलाश में रूट्स जो हैं बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं ताकि उन्हें पानी मिल जाए नीचे ज़मीन पे। यहाँ पे आपको कैक्टी प्लांट्स ज़्यादा मिलेंगे जिनकी फ्लैशी स्टेम्स होती हैं जिसमें वो स्टोर करते हैं वाटर को, जिसे हम सुकुलेंट प्लांट्स भी बोलते हैं।
ये जो स्टेम्स होते हैं ऊपर से थिक वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर इसलिए होती है जिससे कि जो पानी थोड़ा बहुत भी इनके पास है वो इतनी गर्मी में इवेपोरेशन यानी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है जिससे वो पानी लूज़ ना हो पाए इन्वायरमेंट में और पौधे के काम लॉन्ग टाइम तक आते रहें। इसके बाद देखिए एनिमल लाइफ। तो यहाँ के जो डेजर्ट एनिमल्स और इंसेक्ट जो यहाँ पाए जाते हैं इतनी गर्मी में वो कह सकते हो जिस तरह से रैपिड ज़मीन के अंदर घुस के अपना घर बनाते हैं तो उस तरह से अपना घर सेंट में ये बनाते हैं डे के टाइम पे, और रात को ये जब ठंडा होता है तो निकलते हैं। रैट्स और स्नेक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। कैमल जो है वो सेवरल एडेप्टेशन बिल्कुल वहाँ के लिए परफेक्ट है। जो उसका हम्प होता है उसमें वो फैट स्टोर करता है, साथ ही काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फूड जो है वो जो सेव किया है उसी को यूज़ करता है वो। इट कैन देयरफॉर लीव विदाउट फूड फॉर सेवरल, और इसी वजह से वो सेवरल डेज तक बिना खाने और पानी के बिना रह सकता है। इट कैन ड्रिंक, एक ही टाइम पे वो बहुत क्वांटिटी में पानी पी लेता है और उसको वो बहुत लंबे टाइम तक फिर उसको यूज़ करता है। इट एक्सक्रीट्स वेरी लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और इसके साथ ही वो बहुत ही कम मात्रा में आप कह सकते हो कि यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करता है, मतलब लिटिल वाटर जो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करता है वो बहुत कम करता है। एडेप्टेशन देख लेते हैं वाटर हैबिटेट्स का कि किस तरह से पानी में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। तो प्लांट लाइफ के बारे में देख लेते हैं पहले कि जो प्लांट लाइफ का आप देखोगे एडेप्टेशन तो किस तरीके से इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा फैली नहीं होती क्योंकि पानी अवेलेबल है तो साइज़ में छोटी होती हैं रूट्स इनकी, और प्लांट्स को सपोर्ट करती हैं ताकि वो स्टेबल रहे पानी में। देयर स्टेम्स आर लॉन्ग, इनकी जो स्टेम्स हैं ऊपर की टहनियाँ वो स्टेम जो है वो लॉन्ग और नैरो होती है। विथ स्टैंड वाटर करेंट्स विदाउट गेटिंग डैमेज, इसके साथ ही इसलिए होती है ताकि किसी तरह का इसको डैमेज ना हो, जैसे कि वाटर लिलीज। स्टेम्स जो हैं उनमें एयर स्पेसिस होती हैं जिससे कि प्लांट जो है इसलिए फ्लोट भी करता है पानी में। फ्लोटिंग लीव्स जो है जो फ्लोटिंग लीव्स क्योंकि पत्तियाँ छोटी छोटी पत्तियाँ नहीं होती, बड़ी बड़ी फ्लोटिंग लीव्स होती हैं जो कि फ्लैट होती हैं, और वैक्सी अपर सरफेस होता है जो कि एक वाटर प्रूफ उसको प्रोवाइड करता है। दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस, स्टोमेटा छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों के ऊपर और जिससे कि एक्सपोज टू एयर, फॉर एग्जांपल वाटर लिलीज, जिससे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस यहाँ पे होता है पौधों में। सम मॉस लीव्स आर लॉन्ग, और कुछ डूबी हुई पत्तियाँ भी आपको दिखेंगी आधी पानी में डूबी हुई, वो लॉन्ग और नैरो टू विथस्टैंड वाटर करेंट्स विदाउट गेटिंग डैमेज, फॉर एग्जांपल टैप ग्रास। तो जिस तरह से वाटर में वाटर करेंट्स होते हैं तो उससे डैमेज ना हो तो उसको वो हेल्प करते हैं रूट्स को। नेक्स्ट है एनिमल लाइफ। तो एडेप्टेशन देख लेते हैं एनिमल्स का वाटर के अंदर। तो जैसे फिश हैं और अदर वाटर एनिमल्स हैं उनका किस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर है, जिस इनका स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ हैं जिससे कि रिड्यूस करता है वाटर रेसिस्टेंस और ईजिली ये स्विम कर पाती हैं। स्विम बहुत ज़्यादा तेज़ कर पाते हैं लोग पानी में, और जो बॉडी कवर है विद स्केल्स और म्यूकस टू मेक वाटर प्रूफ, इसके साथ इनकी बॉडी एक तरह से वाटर प्रूफ है तो पानी अंदर नहीं घुसता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द फिश, फिश को प्रोटेक्ट करते हैं और ये मेक्स मूवमेंट जिसकी मूवमेंट हो सके। साथ ही ये फिश जो हैं उनके गिल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथिंग अंडर वाटर जो भी वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उससे ये ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। फ्लैट फिन्स और टेल्स होती है जिसके से मूव करते हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, बॉडी बैलेंस रहती है। और दे हैव एन एयर ब्लेडर दैट हेल्प्स देम टू फ्लोट इन वाटर, एयर ब्लेडर भी होता है इनकी बॉडी में जिससे कि फ्लोट कर सकते हैं वाटर में। सम सी एनिमल्स हैं जैसे स्क्विड्स और ऑक्टोपसेस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप, और उनकी स्ट्रीमलाइन शेप्स नहीं होती हैं और इसी वजह से दे रिड्यूस मूविंग अराउंड इन वाटर बाय स्टेइंग डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड। तो डीप अगर ओशन में देखो तो वो इतनी उनकी मूविंग जो है रिड्यूस हो जाती है। दे कैच एनी प्रे दैट मूव्स टूवर्ड्स दैम, और वहाँ पे जो प्रे जो शिकार इनके पास आ रहा है उसको वो इजिली पकड़ सकते हैं। व्हेन दे मूव इन वाटर, जब वाटर में मूव करते हैं दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन। सम सी एनिमल्स जैसे डॉल्फिन्स और वेल्स हैं उनके गिल्स नहीं होते, डो नॉट हैव गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर, इस वजह से उन्हें वाटर सरफेस के बाहर आना पड़ता है कई बार जिससे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर पाएँ। इसके बाद देखिए एडेप्टेशन देख लेते हैं पोलर और माउंटेन हैबिटेट्स पे जहाँ बहुत ठंड पड़ती है बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ कैसी है। तो देखिए वहाँ पे जो प्लांट्स आपको मिलेंगे माउंटेन्स एरिया पे वो कोन शेप में मिलेंगे, स्लोपिंग ब्रांचेस मिलेंगे जैसे पाइन ट्री है, नेडर लाइक लीव्स होती हैं जिससे कि उन पर जो बर्फ़ छाई होती है वो ईजिली नीचे गिर जाए ताकि जो लीव है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो भी है वो कर पाए। एनिमल लाइफ देखिए वहाँ के तो पोलर रीजन्स हैं, वहाँ पे जो पोलर बेयर्स पाए जाते हैं वो थिक उनका फर होता है जिससे कि हवा उनको प्रोटेक्ट कर सके। इसका जो पेंगुइन है उनके लेयर ऑफ ऑयली वाटर प्रूफ फीदर्स होते हैं, थिक लेयर होती है फैट की,
अंडर द स्किन, जो कि रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को, और इसी वजह से उनको ठंड इतनी वहाँ लगती नहीं है, वो इसलिए वहाँ पाए जाते हैं। सम एनिमल्स जैसे फ्रॉग्स, हैजहॉग्स, डोरमाउस गो टू स्लीप। जब विंटर पड़ता है तो ये वहाँ पाए जाते हैं, पर जब विंटर होता है तो ये सो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम हिबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, डीप स्लीप इसको बोलते हैं। और जब ठंड पड़ती है, गर्मियों में, समर में, ये एनिमल्स निकलते हैं, जैसे पोलर बियर भी है, और खाना ना खा के अच्छे से फैट को स्टोर कर लेते हैं, एक तरह से आप कहते हो। और फिर ये लंबे समय से तक, क्योंकि बाहर बर्फ़ पड़ रही होती है तो बाहर ये निकलते नहीं खाने की तलाश में, फिर ये आराम से सोते हैं। और फिर जब वो मौसम बीत जाता है तब फिर अगले मौसम में निकलते हैं ये लोग खाने की तलाश में। इसी तरह का एडेप्टेशन है फॉर ग्रास लैंड हैबिटेट्स का। देख लेते हैं क्या एडेप्टेशन है। तो प्लांट लाइफ कैसे ग्रास लैंड्स में आप देखो तो विंडी और ड्राई है। सम एडेप्टेशन ग्रास का देखो तो सर्वाइव करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। फ्लैक्सिबल स्टॉक्स हैं, एकदम खड़ी रहती हैं लंबी सी, और विंड चलती है तब ये थोड़ा सा झुक जाती हैं, ठीक है। स्मॉल लीव्स होती हैं जिससे कि लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा ना हो। और टू ट्रीज ग्रोइंग इन ग्रास लैंड्स, कुछ ट्रीज भी यहाँ पे ग्रास लैंड्स में उगते हैं। एकेशिया है जो कि एक स्मॉल है और ट्री है। स्मॉल लीव्स होती हैं। रूट्स जो हैं बहुत कह सकते हो काफ़ी लंबी चली जाती हैं इन सर्च ऑफ वाटर। एनिमल लाइफ देख लेते हैं। तो एनिमल लाइफ जो है यहाँ का कलर शेप मैचेस इट्स सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे आपको जो एनिमल्स मिलेंगे तो उनका कलर कुछ इस तरीके से वो कर लेते हैं जिस जहाँ से इनका सराउंडिंग होता है, जिसकी वजह से वो अपने दुश्मन एनिमीसी जो हैं एनिमल से वो बच सकें। इसको हम कॉम्योफ्लैग कहते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट हिंड टीथ फॉर चुइंग प्लांट्स, और स्ट्रॉन्ग लैंग्स होते हैं जिसकी वजह से रन वेरी फास्ट। एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस तरह से वहाँ पे होता है। तो प्लांट लाइफ जो होती है वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वार्म क्लाइमेट होता है, हैवी रेनफॉल होती है, ऑलमोस्ट आपको एवरीडे रेनफॉल ज़्यादा मिल जाएगी वहाँ पे। लीव्स जो होती हैं ट्रीज में वो ग्रुप्स और स्पेशल टिप्स होती हैं जिसे हम ड्रिप टिप्स कहते हैं, जो कि अलाउ करती हैं वाटर को कि वो ड्रिप इजली और नॉट कलेक्ट ऑन द लीव्स, जिससे पत्तियों से इजली वो पानी गिर जाए और उसमें कलेक्ट ना हो, जिसकी वजह से पत्तियाँ सड़े नहीं। एनिमल लाइफ जो है यहाँ पे तरह तरह के एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। मंकीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती हैं जिसके ट्रीज से आराम से स्विंग करते हैं वो। यहाँ पे आपको कॉम्योफ्लैग भी मिल जाएंगे जो अपने एनिमल्स से बचने के लिए अपना कलर बदल लेते हैं, और साथ ही उनकी इतनी लंबी जीभ होती है कि वो इजली इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं। तो इसमें कैमेलियन स्पेशली आता है। कॉम्योफ्लैग इज ऑल्सो यूजफुल फॉर प्रेडेटर्स टू कैच प्रे डेट हैज़ नॉट सीन दैम, फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स विद द ऑरेंज कोट्स विद स्ट्रिप्स। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए इजिली छुप जाते हैं, जैसे टाइगर्स के जो ऑरेंज कोट्स स्ट्रिप्स होती हैं वो इजिली नज़र नहीं आती हैं। तो द स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड to overcome small problems arising due to changes in its surroundings is called acclimatation। तो देखिए इस तरह के कोई स्मॉल चेंजेस जो बॉडी में ऑर्गेनिज्म के हो रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, जिसके बाद वो ओवरकम हो जाते हैं उस स्मॉल प्रॉब्लम से, और उस तरह के चेंजेस फिर नहीं होते। तो इस तरह के प्रोसेस को आप कह सकते हो, इस तरह के चेंज जिसकी वजह से जो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स में चेंज हो रहा है तो उसको हम एक्लिमेटेशन बोलते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू एवरीवन।